वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। भैरव प्रसाद गुप्त। अभी कुछ ही रात गुजरी थी। सरजू के तीर एक जर्जर झोंपड़ी में चटाई पर पड़ा था। मेरा युवक मेहनतकश मेजबा न अपने नन्हे मुन्ना को गोद में चिपकाए हुए मेरी बगल में एक चटाई पर गहरी निद्रा में बेहोश पड़ा था। उसकी मीठी नींद में डूबी हुई स्वस्थ सांसें जैसे झोंपड़ी में मेहनत के मधुर गीतों के स्वर भर रही थी। मेरे सिर के पास मिट्टी के दीवट पर बरे के तेल का दीपक मंद गति से जल रहा था। उसका धीमा प्रकाश युवक के थके चेहरे पर पड़ रहा था। उस प्रकाश में मुझे लगा जैसे मेहनत निद्रा का आवरण मुंह पर डाले मुस्करा रही है। मेहनत की मुस्कान, मैंने होंठों ही में कहा। मेरे होंठ कोनों पर कुछ फैलकर रह गए। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। एक ईर्ष्या भरी सांस मेरे मुंह से अब्ज निकल गई और मेरी मलकती हुई आंखें युवक की चौड़ी छाती पर जा टिकी, जिसमें मुंह दुबकाए नन्हा शिशु उसकी मांसल बाहों के घेरे में नींद में डूबा हुआ नन्ही नन्ही सांसें ले रहा था। उसका भोला भाला मुखड़ा उस समय वैसे ही चमक रहा था जैसे एक चट्टान के पास हे नाग के गेंडुर के बीच उसकी मणि चमक रही हो। अभी थोड़ी ही देर पहले मेन रोज की तरह अपने प्यारे मेजबान के साथ उसके चौके में बैठा था। मेरी मेहरबान मेजबानिन ने मोटी मोटी ज्वार की रोटियां और चौराई का साग अपने गोरे गोरे हाथों से मुस्कराते हुए थालियों में परसा था। आज मैंने अनुभव किया था कि मेरी थाली में उन मोटी मोटी रोटियों को रखते समय पहले की तरह न उसके हाथ हिचके और न उसका मन ही किसका था। इसलिए मुझे आज उन मोटी रोटियों में पहले की अपेक्षा अधिक स्वाद आया। पहले तो मुझे लगता था कि मेरे मेजबानों के दिल में यह बात बैठ गई है कि मैं उनका रूखा सूखा खाकर उनके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ। इसी बात के कारण खाते मैं और उसके बाद भी थोड़ी देर तक आत्मीयता से भरी हुई प्यारी बातें सुनने को न मिलती थी, जिन बातों को सुनने से पेट भरने से भी अधिक आत्मा को तृप्ति मिलती है और जिनके कारण मोटी मोटी ज्वार की रोटियां बहुत मीठी लगती हैं। मेरी बोलचाल में कहीं शहरियत झलक रही होगी तभी वे यही समझकर झिझक रहे थे। मैं कोशिश करता रहा हूं कि उन्हें अपनी गरीबी और मजबूरियों का एहसास न हो। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आखिर मेरे मेजबानों के दिल से वह बात निकल गई। आज पहली दफा छाछ भरे फूल के कटोरों को थालियों के पास रखकर मेरी मेजबानिन गोद में अपने मुन्ना को लिए हमारे सामने आ बैठी और खुलकर बातें की। इनके यहाँ आज मेरी तीसरी रात थी। सरजू के उस पार इधर उधर जंगलों और तट की बस्तियों में छिपे छिपे एक फरार की तरह बेसरों सामान भटकने के बाद मैंने अपने प्यारे गांव की ओर रुख किया था। सावधानी का तकाजा था कि मैं शाम वाली नाव से घाट उतरूं और रात के अंधेरे में ही पुलिस के कुत्तों से अपने शरीर की महक बचाते गांव पहुंच जाऊं। दिन भर आकाश में छाए हुए बादलों में छिपा हुआ सूरज संध्या को पश्चिमी क्षितिज पर बादलों के घूंघट का एक कोना उठाकर झांका और मेरी नाव खुली। संध्या की पीली आभा उमड़ती हुई नदी के बरसाती मटमैले जल पर एक फीकी उदास मुस्कान बिखेर रही थी। मंद मंद शीतल पुरवैया नदी की सतह को अपने कोमल करों से सहलाकर नन्ही नन्ही सिहरन की लकीरों सी लहरें उठा रही थी। आकाश में बैंगनी रंग के बादलों की छाया में कुछ दरियाई सफेद परों वाले पंछी रुई के नन्हे गोलों की तरह हवा में इधर उधर तैर रहे थे। नदी में यहाँ वहाँ कुछ बड़ी नावें सफेद पाल ताने धीरे धीरे बही जा रही थी, जैसे मानसरोवर में कुछ राजहंस अपने एक एक डैने को ऊपर उठाए तैर रहे हों। मेरी नाव में अधिकतर युवक ग्वाले थे जो पास के कस्बे से दूध दही बेचकर अपने गांवों को वापस जा रहे थे। उनके चेहरे पर इस वक्त प्रसन्नता छाई हुई थी। कुछ आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे। कभी कभी पूरी नाव उनके उन्मुक्त हास्य से हिल जाती थी। धरती माता की इन युवक संतानों के हास्य में जो हृदय की उन्मुक्त प्रफुल्लता फूट पड़ती थी, उसमें मेरे हृदय की सारी चिंताएं क्षण भर को डूब जाती थीं। थोड़ी देर के बाद एक मनचले युवक ग्वाले ने अपने सुरीले गले से एक भोजपुरी प्रेम गीत छेड़ दिया। मैं लोक गीतों का चाहक हूँ। जहाँ कहीं भी देहाती युवक या युवतियों का झुंड देखता हूँ उनके गीतों के लिए ललचा जाता हूँ। यह मेरा सौभाग्य था कि बिना मेरे कहे ही युवक ने अपना गीत शुरू कर दिया। अंतरा की पंक्तियां वह अकेले गाता था और रट एक की पंक्ति उसके कई साथी मिलकर गाते थे। उस प्रेम गीत में नदी का स्वाभाविक प्रवाह था, झरने का प्राकृतिक संगीत था, जंगली मधु की मिठास थी और धरती के प्रेम के सच्चे उद्गार थे। उस गीत का मतलब यूं था, ए मांझी तू जल्दी जल्दी डांड चला, तीर पर मेरी फूल सी सुकुमार प्रेमिका, अपनी बड़ी बड़ी जामुन सी रसीली आंखों पर केले के फूल से मेहंदी रचे हाथों का साया कर, कभी मेरी राह की ओर और कभी डूबते हुए सूरज की ओर धकते हुए नन्हे कलेजे को सीने में दबाए हुए देख रही होगी। ए मांझी तू जल्दी जल्दी डांड चला। आज मैंने अपने गले की सोने की मोहर बेचकर
अपनी प्रेमिका के हाथों के लिए कड़े खरीदे हैं। वह अपने गोरे गोरे हाथ बढ़ाए अधीरता से मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। ए मांझी, तू जल्दी जल्दी डांट चला। आज मैं अपनी प्रेमिका के हाथ अपने हाथ में ले उसकी गोरी गोरी नर्म कलाइयों में कड़े पहनाऊंगा। हर्ष के मारे उनकी छाती फूल जाएगी, उसकी अंगिया के बंद टूट जाएंगे, उसकी गुलाबी आंखों से प्रेम रस छलक पड़ेगा। मुझे मेरे प्रेम का पुरस्कार मिल जाएगा। मेरा अधीर प्रेम मेरे कलेजे में धक रहा है। ए मांझी, तू जल्दी जल्दी डांट चला। गीत की मधुरता मेरे हृदय पर छा गई। मैं उस वक्त के लिए जैसे सब कुछ भूल गया। सहसा मांझी की दहशत में कांपती हुई आवाज मेरे कानों से आ टकराई, तूफान आने ही वाला है। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे एक मीठ सपने से मेरे कंधों को झिंझोड़ कर जगा दिया हो। मेरे हृदय में सहसा प्रश्न उठा, भगवान, अब उस युवक प्रेमी का क्या होगा? तीर की किसी झोपड़ी के द्वार पर प्रतीक्षा में खड़ी उसकी युवती प्रेमिका का क्या होगा? इतने में ही नाव जोर से हिली। लोगों में खलबली मच गई। मैंने अपने में आज देखा तो सबकी आंखें उत्तर पश्चिम के कोने में क्षितिज पर उठी हुई थी। उनकी फैली आंखों में खौफ थर्रा रहा था। मैंने आकाश की ओर नजर उठाई। सूरज डूब चुका था। आकाश पर काले बादल जमे हुए से छाए थे। उत्तर पश्चिम के कोने में आकाश पर पीली गर्द का पर्दा सा पड़ गया था। वातावरण की शांततामय की सीमा तक पहुंच चुकी थी। नदी की तरंगों की आवाज उस सन्नाटे में अर्धरात्रि की चीत्कार सी डरावनी लग रही थी। मांझी बेतहाशा डांट चलाए जा रहा था। नाव नदी के बीच में जल को चीरती तूफानी वेग से घाट की ओर सर्र सर्र बढ़ती जा रही थी। नाव अभी थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी होगी कि ठंडी हवा के झोंके आने लगे। नदी की लहरें ऊंची उठ उठकर नाव के दोनों किनारों पर थपेड़े मारने लगी। डोलने लगी मंझधार में जीवन की नया। दूर था अभी साहिल। बेहद घबराहट छा गई मांझी की आंखों में। अब कौन लगाए पार बीच भंवर में डोलाए नया। थकने लगा सबका हृदय। देखते देखते छा गया घटाटोप अंधकार। हहराती हुई आ पहुंची प्रचंड वेग से आंधी। लहरें चीत्कार करती नाव को गेंद की तरह उछालने लगी। मच गई खलबली यात्रियों में। जोर की डगमगाहट हुई नाव में। आ गई नाव आंधी की चपेटों में। विकराल सर्प की तरह फुफकारती हुई उन्मत्त लहरों ने चारों ओर से घेर लिया नाव को। तैरने लगी सबकी आंखों में मृत्यु की परछाइयां। करीब था कि नाव के साथ साथ सबको वे प्रलयकारी लहरें निगल जाती कि मांझी जोर से चिल्लाया, जान का मोह हो तो कूदो तूफान में, नहीं तो नाव सबको लेकर बैठ जाएगी। कहकर वह छपाक से धारा में कूद पड़ा। और कूद पड़े यात्री सरजू मां की गोद में। प्रचंड धारा में लहरों के ऊपर काले काले सिर क्षण भर फूलों की तरह कांपते हुए नीचे ऊपर आकर अंधकार में अदृश्य हो गए। मेरे लिए यह कोई पहला भयानक अनुभव नहीं था। मैंने कितनी ही बार सावन भादों में लबालब भरी गंगा की तूफानी रातों में अकेले या अपने साथियों के साथ पार किया था। कितनी ही बार तूफान और आंधियां आई थी और मेरे जीवन के पर्वत से टकराकर चली गई थी। जिसका जीवन स्वयं एक तूफान रहा है, जो आंधियों और आफतों की गोद में भी एक जंगली फूल की तरह हमेशा मुस्कराता रहा है, जिसने क्रांति की ज्वालाओं को चूमने की महती इच्छा हृदय में पाल रखी है, जिसकी जीवनी साहसिकता और खतरे की अनेक रोमांचकारी कहानियों का संग्रह मात्र है, उसके लिए ऐसी हल्की फुल्की आफतें क्या महत्व रखती हैं। हाँ, मुझे उन भोले भाले नौजवान ग्वालों के लिए अवश्य दुख हो रहा था। पता नहीं उन बेचारों पर क्या बीती होगी। विशेषकर वह गीत गाने वाला नवयुवक तो मुझे बेहद याद आ रहा था। उसके गीत की मनोहर पंक्तियां अब भी मेरे हृदय में गुनगुना रही थी। गीत गाते समय उसकी काली काली आंखों में जो अलमस्ती छा गई थी और उसकी घनी भौहों में एक स्वाभाविक तनाव पैदा हो जाने से उसके चेहरे पर जो धरती की जवानी मुस्करा उठी थी, वह अब भी मेरी आंखों के सामने से नहीं हट रही थी। मैं भावुक नहीं हूँ। हृदय की दुर्बलताएं मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने अपने को, अपने जीवन को, अपनी भावनाओं को साधा है। मेरे लिए जीवन की राह में कोई फिसलन नहीं है। मेरे कदम मजबूत और सधे हैं। मेरा स्वभाव, मेरी आदतें वर्षों की कड़ी परीक्षाओं और जोखिमों के अभ्यासों के सांचे में ढली हैं। मेरा हृदय चोटें खाता खाता पत्थर से भी सख्त हो गया है। लेकिन प्रकृति वह है जो पत्थर की शिलाओं पर भी दरारें कर दे। प्रकृति वह है जो पत्थर की छाती चीरकर झरने बहा दे। प्रकृति वह है जो वीराने में भी नन्हे मुन्हों फूल उठा दे। ऐसे अवसरों पर मेरी सारी साधनाएं निःशक्त हो जाती हैं, मेरे सारे अभ्यास ढीले पड़ जाते हैं। प्रकृति के इन पुत्रों के सामने मैं अवस्सा खींच जाता हूँ और अपने दिल के तारों को जीवन के मीठे मीठे गीतों से भर देता हूँ। पहाड़ों, जंगलों और वीरानों में जहाँ कोई अपना हमदर्द नहीं मिलता, मैं प्रकृति की गोद में बैठकर जब इन गीतों को गाता हूँ, तो मुझे लगता है
जैसे ग्वाले कृष्ण की बांसुरी मेरे चारों ओर मीठी मीठी ध्वनियों का वृत्त बनाकर मुझ पर अपनी मोहिनी की वर्षा कर रही है। उस वक्त मैं अपना अकेलापन भूल जाता हूँ। वातावरण का सारा सूनापन गीतों की मधुर लहरी में खो जाता है। हाँ, तो मैंने तनिक भी विचलित हुए बिना शवासन लगाया और अपने को वेगवती धारा में एक सूखे काठ के कुंदे की तरह लहरों पर उछलते हुए बहने को छोड़ दिया। लहरें मुझे अपनी गोद में ले झूला झुलाने लगीं। आंधी गर्जन के गीत सुना रही थी। ऊपर से रेत और धूल केसर की तरह झड़ रही थी। खासा बसंत का मजा लेता मैं यह शेर गुनगुनाता हुआ जा रहा था। बाजा साहिल पे गोते खाने वाले बाजा, डूब मरने का मजा दरियाए बैसाहिल में है। सहसा पास ही बल बल की आवाज हुई। मैंने समझा कि मैं भंवर में पड़ गया हूँ। बचने के लिए मैंने पानी की सतह पर हाथों का जोर लगाकर अपने को उछाल दिया। फिर जो धारा पर गिरा तो मुझे लगा कि मेरी पीठ किसी की खोपड़ी से जा टकराई है। मैंने मुड़कर उधर देखा, फिर वही बल बल की आवाज आई और एक काला सिर सा ऊपर उठकर पानी में डुबकी लगा गया। मुझे वहां किसी आदमी के होने का शक हुआ। धार से मां टका मैंने डुबकी लगाई। एक कुर्ते का दामन मेरे हाथ में आ लगा। मैंने उसे ऊपर खींचा। सचमुच वह एक आदमी ही था। उसका ऊपर आना था कि वह मेरे ऊपर दहशत में कांपता हुआ झपटा। मैं अपना हाथ सीधा कर उसे अलग ही थामे रहा। हाँ, वह मुझे पकड़ने को छटपटा रहा था। मैंने डांटकर जोर से कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। मेरे सहारे तुम धीरे धीरे हाथ पांव चलाते बढ़ाओ। मेरे डांटने का असर उस पर पड़ा। वह संभल गया और सतह पर पट फैलकर अपना हाथ पांव एक कुशल तैराक की तरह चलाने लगा। थोड़ी देर में आंधी चली गई। आकाश में छाई हुई पीली गर्द बैठने लगी। लहरों का चिंगाड़ बंद हुआ। आकाश में तारे झलमलाने लगे। आंधी अपने साथ बादलों को भी उड़ा ले गई थी। अब आप मेरा कुर्ता छोड़ दीजिए, मैं यूं भी तैर सकता हूँ, उसने कृतज्ञता भरी आवाज में कहा। मैंने उसका कुर्ता छोड़ दिया और उसके बिल्कुल पास हो कुछ बात करने की गरज के साथ ही तैरने लगा। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहने ही वाला था कि मेरी आंखें हर्ष और आश्चर्य से भर गई। वह आदमी नाव पर गीत गाने वाला युवक ही था। मैंने उसके कंधे को थपथपा कर कहा, युवक, तुमने मुझे पहचाना? उसने अपनी आंखों का पानी हाथ से पोंछकर मेरी ओर देखा। मैंने अपना मुंह उसकी ओर कर दिया। उसकी आंखें अंधेरे में बिजली की तरह चमक उठी। मुझ पर नजर गड़ाए ही वह बोला, हाँ, आप भी तो उसी नाव पर थे। मैं तो भंवर में पड़ गया था। अगर आप न होते तो। कहते कहते जैसे भंवर की बात सोचकर उसे रोना आ गया। हाय, कैसी बुजुर्दिली की बातें करते हो। सच्चे प्रेम के गीत गाने वाले में हंसते हंसते मरने का साहस होना चाहिए। मैंने उसके भीगे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं मरने से नहीं घबराता। सच्चे प्रेम में जहां साहस है, शक्ति है, वहीं प्रेमी के दुख की आशंका की कमजोरी और चिंता भी है। सोच रहा हूं कि अगर मैं कहीं डूब गया होता तो मेरी नैना और मुन्ना का क्या होता। कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई और उसकी आंखों से प्रेम के आंसू टप टप चूकर नदी के मटमैले पानी में विलीन हो गए। अच्छा, अब हमें किनारे का रुख करना चाहिए, जोर का एक हाथ पर नीमे मारकर मैंने बात का रुख बदलने के लिए कहा। उसी सिलसिले में कोई और बात जो का मैंने उसे और विचलित करना उचित न समझा। मैंने उससे कुछ जोर से हाथ मारने को कहा। वह किसी चिंता में डूबा हुआ सा मेरे साथ बने लगा। अभी अभी जो एक भयानक सत्य की ज्योति उसकी आंखों के सामने झलमल गई थी, उसने जैसे उसके भोले दिल पर एक जोर का घूंसा मार दिया था। शायद वह सोच रहा था, एक न एक दिन मैं मर जाऊंगा। मेरे प्रेम और सुख के सपने बिखर जाएंगे। मेरा बसा हुआ घर उजड़ जाएगा। मेरी नैना और मुन्ना बिलख बिलख कर जान दे देंगे। मैं उसे कुछ समझाना चाहता था। जो सत्य एक ब एक पर्दा उठ जाने से उसके सामने नंगा हो गया था, उसे फिर मैं ढंक देना चाहता था। सत्य को ढंक कर या उससे आंखें मूंद कर ही तो आदमी झूठे जीवन को पालता है। पर वह सोचकर चुप ही रहना ठीक समझा कि जिस प्रकृति ने उसके हृदय पर घूसा मारा है, वही उसकी चोट को सहलाकर ठीक भी कर द। पतझड़ में जो कोयल उजड़े बाग को देखकर मूक हो जाती है, क्या वही बसंत आने पर नई उमंगों के साथ नहीं कूक उठती? जिस प्रकृति में गर्जन की भयंकरता है, क्या उसी में गुंजन की मधुरता नहीं है? थोड़ी देर बाद हम दोनों किनारे पर थे। सामने ऊंचे कगार को देखते हुए मैंने कहा, भाई, तुम्हारा घर तो कहीं पास ही होगा। हाँ, ऊपर चलिए तो मैं ठीक ठीक बता सकूंगा कि हम कहाँ हैं, उसने उदास स्वर में ही कहा। दोनों अपने कपड़े निचोड़ते हुए कगार पर तिरछे चलने लगे। बलूदंस मिट्टी में हमारे पैर घुटनों तक धंस जाते थे। पास ही कगार टूट टूट कर नदी में गिर रहा था। नदी का पानी उछलकर गिरी हुई मिट्टी को अपनी गोद में दबा लेता था।
ठंडी हवा झाव के पौधों में अटकती हुई साएं साएं बह रही थी। आकाश में उड़ते हुए बादलों के कुछ टुकड़े अंधेरी रात के जगमगाते हुए तारों से आंख मिचौनी खेल रहे थे। वह सामने जिस जगह से रोशनी आ रही है, बसर खापुर है। वहां से मेरा गांव करीब 1 मील पश्चिम सरजू माँ के किनारे है। ऊपर आकर सामने रोशनी की ओर इशारा करता हुआ युवक बोला। मुझे यह समझते देर न लगी कि मैं कहाँ हूँ। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तब तो हम घाट के पास ही हैं। अच्छा, अब तुम जाओ, नैना तुम्हारी राह देख रही होगी। मेरी ओर से अपने मुन्ना के हाथ पांव चूमना, कहकर मैं पूरब की ओर मुड़ा। लेकिन आपको कहाँ जाना है? युवक ने मेरी पीठ पर हाथ रखकर पूछा। मैंने मुड़कर देखा। युवक की आंखें जैसे कृतज्ञता के भार से झुकी जा रही थी। मैंने कहा, मैं हिरामनपुर जाऊंगा। हिरामनपुर? कुछ सोचते हुए युवक ने कहा, हिरामनपुर तो यहाँ से 4 कोस है। अगर बुरा न माने तो आज रात को मेरे यहाँ ठहर जाए, कल सुबह चले जाएगा। यूं भी आप काफी थक गए हैं। तुम इसकी फिक्र न करो। इस हालत में भी मैं 10-15 कोस दौड़ता हुआ जा सकता हूँ। यह तो आपका शरीर है, कह रहा है। लेकिन अगर कोई खास हर्ज न हो तो मेरी विनती स्वीकार करें। नैना आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। मेरी ससुराल हिरामनपुर के पास ही पूर्वा पर है। शर्माकर उसने आंखें नीची कर लीं और पैर के अंगूठे से धरती कुरेदने लगा। मेरे दिमाग में कोई बहुत पुरानी बात जैसे बिजली की तरह कौंध गई। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, तुम्हारी नैना सुनैना तो नहीं है? हाँ हाँ, उसका नाम सुनैना ही है, पर मैं नैना कहकर पुकारता हूँ। क्या आप उसे जानते हैं? आश्चर्यचकित हो पलकों को मलकाते हुए युवक ने पूछा। उत्तर में मैंने एक मीठी याद में खोया हुआ सा सिर हिला दिया। तब तो आप जरूर चलिए। मेरे हाथों को अपने हाथों में लेता हुआ युवक मचल पड़ा। सुनैना के याद के साथ ही न जाने कितनी बातें मेरी आंखों के सामने विस्मृति के अंधकार से उभरकर तारों की तरह चमकने लगी। मैंने अपने हृदय की बातों को अंदर ही दबाते हुए कहा, भाई वह हर जमाने की बात हो गई। अब क्या सुनैना मुझे पहचानेगी? यह मेरी खसखसी दाढ़ी, मेरे बेढंगे तौर पर बरसात की घास की तरह बड़े हुए सिर के बाल, यह चेहरे का धूप में झुलसा हुआ रंग, मेरी आंखों में जमी हुई यह दृढ़ता देखकर क्या वह डर न जाएगी? नहीं नहीं, भाई तुम जाओ। अगर हो सका तो फिर कभी मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। उसके हाथों से अपने हाथ को छुड़ाकर मैं फिर मुड़ने को हुआ कि वह मेरे कंधों को अपने मजबूत हाथों से और मुझे अपनी ओर करके बोल पड़ा, यह आप क्या कहते हैं? नैना को जब मालूम होगा कि आपने उसके सुहाग की रक्षा की है तो वह आपके चरणों को अपने हाथ से धोएगी और एक देवता की तरह आपकी पूजा करेगी। आप मेरी विनतियों न ठुकराएं। मैं आपके पैरों पड़ता हूँ। कहकर वह मेरे पैरों पर झुका ही चाहता था कि मैंने उसे ऊपर ही अपने हाथों में रोक लिया। उसकी आंखों में उसके हृदय का नम्र आग्रह तरल हो झलमला उठा। वह गिड़गिड़ाकर फिर बोला, तो चल रहे हैं न? मैं उसकी गिड़गिड़ाहट की अवहेलना न कर सका। मेरे मुंह से आवाज ही निकल गया, हाँ चलो। उसकी आंखें हर्षातिरेक से चमक उठी। खुशी में पागल सा हो उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। मैंने ठिठक कर कहा, चल तो रहा हूँ, मगर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप चलिए तो। उसने फिर मेरा हाथ खींचा। मैंने फिर रुककर कहा, नहीं, पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरी बात मानोगे। तब मैं अपना कदम उठाऊंगा। मैंने पहले ही कह दिया कि आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप कहिए ना, उसने कुछ झुंझला कर कहा, जैसे अब एक क्षण भी रुकना उसे खल रहा था। वह जल्दी से जल्दी मुझे लिए सुनैना के पास पहुंचने के लिए उतावला हो रहा था। वादा करो कि तुम सुनैना से इस दुर्घटना और मेरे हिरामनपुर के होने की बात न कहोगे। भला ऐसा क्यों? उसने तनिक आश्चर्य से कहा। चाहे कोई भी वजह हो, अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलना चाहते हो तो तुम्हें मेरी यह शर्त माननी होगी। मैंने दृढ़ता के शब्दों में कहा। अच्छा, उसने मुंह लटका कर कहा, जैसे उसकी सारी खुशी पर पाला पड़ गया हो। अब हम युवक के गांव की राह पर थे। आगे आगे युवक, पीछे पीछे में अंधेरी राह पर दो छायाओं की तरह बढ़ रहे थे। आकाश के पश्चिमी कोने में चतुर्थी का पीला चांद बादलों के झुंडों से लड़ता झगड़ता पना मध्यम प्रकाश धरती पर फेंकने का व्यर्थ सा प्रयास कर रहा था। राह के दोनों ओर जहां कहीं भी वर्षा का पानी खेतों में इकट्ठा हो गया था, मेढकों का दल टर्रा रहा था। पीछे झाव के जंगलों से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। हवा सर्र सर्र हमारे भीगे कपड़ों को फफड़ाती हुई बह रही थी। मैं युवक के पीछे पीछे चला जा रहा था सुनैना से मिलने। यह संयोग की खूबी ही तो है कि जो सुनैना शुरू जवानी के दिनों में मेरी एक मामूली सी भूल के कारण शायद
हमेशा हमेशा के लिए सहसा मुझसे अपना संबंध विच्छेद कर चुकी थी और न जाने कितनी बार चाहकर भी मैं अपनी उस भूल के लिए उससे क्षमा न मांग सका था। उसी सुनैना के सामने आज परिस्थिति मुझ यूं खड़ा कर देने वाली है। आज मैं जो कुछ बना हूँ, जिस रूप में भी आज मेरा जीवन खड़ा है, उसकी नींव जब मैं बहुत गहरे पहुंचकर देखता हूँ तो मालूम होता है कि उसी एक भूल की ईंट पर पड़ी थी। वह भूल मेरे जीवन में प्रथम और अंतिम थी, जिसको लाख प्रयत्न करके भी मैं कभी भूल न सका। वह मेरी भूल की घटना जैसे हमेशा मेरे जीवन की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की सतह पर जल में तेल की बूंद की तरह तैरा करती है। यह युवक सुनैना का पति, जो मेरे आगे चल रहा है, यदि मेरी उस भूल को जानता तो क्या वह मुझे सुनैना के पास ले जाने को इतना आतुर होता। मेरे कदम युवक के पीछे पीछे उठ रहे थे और मेरी आंखों के सामने से मेरे अतीत पर छा ये हुए विस्मृतियों के पर्दे एक एक कर खिसक रहे थे। लड़कपन से ही सुनैना अपनी माँ के साथ मेरे यहाँ दूध देने आती थी। उसकी माँ मेरे यहाँ दूध देकर गांव में औरों के यहाँ दूध देने चली जाती और छोड़ जाती सू नैना को मेरे घर। नन्ही सुनैना अपने नन्हे नन्हे हाथों से उपलों को बोरसी में सजाकर उसमें आग धधकाती, कहतरी में पानी डाल उसे सितुही से खुरच खुरच कर साफ करती और तब मेरी अम्मा से बोरसी पर दूध रखने को कहती। इतने में यदि उसकी माँ लौट आती तो वह उसके साथ चली जाती, नहीं तो मेरे पक्के आंगन में चुपचाप बैठकर टुकुर टुकुर इधर उधर देखा करती। मेरे घर में मेरे सिवा और कोई लड़का या लड़की न थी जिसके साथ वह खेलती का। और मेरे साथ आफत यह थी कि सुबह में एक मास्टर मुझे पढ़ाने आया करते थे। कभी कभी जब मैं बिना कुछ खाए पिए मास्टर के आ जाने पर पढ़ने बैठ जाता था तो मेरी अम्मा मुझे बुलाने के लिए सुनैना को भेजती। सु नैना मेरे पने के बाहरी कमरे के दरवाजे पर आकर आवाज देती, किशन भैया, किशन भैया, चाची बुला रही हैं। मैं तो इस अवसर की ताक में रहता ही झट किताब बंद कर उठ पड़ता और मास्टर के मुंह से जल्द आना निकलकर मेरे कानों से टकरा भी न पाता कि मैं कमरे से बाहर होता। सुनैना मेरे हाथ से लिपटकर मुस्कुराती हुई आंखों से कभी मेरा मुंह देखती और कभी सामने देखती हुई मेरे साथ आगे बढ़ती। उस वक्त वह बेहद खुश होती, जैसे एक लड़की सहसा अपने हाथ में एक खुशनुमा गुड्डा पड़ा देखकर खुश हो जाती है। चौके के पास पहुंचकर सुनैना ठिठक जाती। मैं अंदर जा अम्मा के सामने खड़ा हो जाता। वहां खड़ा खड़ा मैं कभी अम्मा की ओर देखता और कभी द्वार पर सुनैना को, जो खड़ी खड़ी बाल सुलभ लज्जा में सिर झुकाए अपनी नन्ही उंगलियों से दरवाजा कुरेद रही होती। छिपली में गरम गरम हलवा निकालकर अम्मा मेरी ओर बढ़ा देती। मैं उसे कुर्ते का दामन लगा हाथ से उठाने को होता कि अम्मा बोल पड़ती, यहीं बैठकर क्यों नहीं खा लेता। मेरी सहमी हुई नजर द्वार पर खड़ी सुनैना की ओर मुड़ जाती। अम्मा उसे देखकर मुस्कुराती हुई कहती, अच्छा अच्छा जाओ। सुनैना को जाने उस वक्त कैसा लगता कि वह सिर झुकाए ही वहां से हटने लगती। मैं उसके पास आ अपने कंधे से उसका सिर छू देता। वह हचकचाकर मेरी ओर देखती। मैं मुस्करा देता और तब हम आंगन में कोने में बैठ जाते। मैं छिपली में हलवे को दो भागों में बांटने के लिए अंगुली से लकीर खींचने लगता। मेरी अंगुली गरम हलवे से जल जाती। मैं सी करके उसे ऊपर उठा लेता। सुनैना जोर से ताली पीटती हंस पड़ती। मैं अपनी झेप मिटाने के लिए उसका था पकड़कर हलवे पर रख देता। वह चिल्ला उठती। मैं कहता, कहो कैसा लगा। अब क्यों नहीं हंसती। वह रूठकर उठने को होती। तब मैं उसका हाथ पकड़ अपने पास उसे खींच लेता और आदेश के स्वर में कहता, खाओ। वह कहती, ऊहूं। मैं थोड़ा सा हलवा ले उसे फूंक मारकर ठंडाकर उसके मुंह में डाल देता। वह सिर झुकाए ही आंखें मलकाते हुए मुंह चलाने लगती। फिर खा पीकर हाथ में हाथ मिलाए हम उस वक्त तक आंगन में खेलते कूदते रहते जब तक माँ की डांट न पड़ती या बाहर से मास्टर की पुकार न सुनाई देती। उस वक्त जब मैं सुनैना का हाथ छोड़ता तो उसकी आंखों में सहसा एक ऐसी उदासी छा जाती जिसे देखकर मेरा मन मसोस उठता। तब मैं फिर उसका हाथ पने हाथ में ले लेता और उसे लिए ही पने के कमरे में जा बैठता। वह सहमी सहमी मेरी बगल में बैठ जाती। मैं किताब खोलकर पढ़ने लगता और वह कभी मेरा मुंह, कभी मास्टर की ओर और कभी किताब की ओर देखती चुपचाप बैठी रहती। देखते देखते यूं ही नाच खेल में जाने कब बचपन की मासूम घड़ियां बीत गई। मैं अंग्रेजी पढ़ने शहर में चला गया। अब सुनैना से मेरी भेंट छुट्टियों में ही होती जब मैं घर आता। शुरू जवानी के दिन भी क्या होते हैं, जब हर लड़की और लड़के का जीवन एक प्रेम कहानी है। हर जीवन में एक राजा है, हर राजा की एक रानी है। आज मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि वह कौन सी घड़ी थी जब सुनैना अपनी मद भरी आंखों में प्रथम बसंत का सन देशा लिए मेरी यौवन वाटिका में आ खड़ी हुई।
आज वह क्षण मेरी स्मृतियों की पकड़ में नहीं आता, जब सुनैना पहले पहल मेरी अलस आंखों में चांदनी रातों में उगने वाले रुपहले सपनों की रानी बनकर आ बसी थी। अपने वेग त जीवन की घटनाओं के जाल में उलझकर उस घटना का समय निर्देश करने में आज मैं अपने को असमर्थ पा रहा हूँ, जब सहसा सुनैना मेरे उमंगों भरे हृदय पर सावन की रिमझिम का नशा बनकर छा गई थी। सुनैना अब सयानी हो गया थी। मुझे सामने देखकर वह अब अपने मुंह पर घूंघट खींच लेती थी। उसके किनारीदार घूंघट के नीचे उसकी तनिक आगे को उठी हुई ठुंडी में जो कंपन होता, उससे जाहिर था कि वह अंदर ही अंदर शर्माई हुई सी मुस्कुराती होगी। मेरे जी में तो आता कि उसका घूंघट उलट दूं और पहले की ही तरह उसके दोनों हाथ अपने हाथों से पकड़ उसे आंगन में खींच लाऊं। मगर आह, अब वे बचपन के नन्हे नन्हे मासूम हाथ कहाँ थे। अब तो उन हाथों में विद्युत धारा बह रही होगी। मैंने छुआ नहीं कि दिल पर शाक लगा। उस सुबह भी सुनैना आंगन के कोने में बैठी हुई बोरसी पर दूध बैठा रही थी। अम्मा रसोई में बैठी थी। मैं हल्के हल्के कदम रखता सुनैना के सामने बढ़ा। मदे की दीवार की ओट में जा खड़ा हुआ। आज कई कोशिशों के बाद सुनैना को मैं बिना घूंघट के देख पाया था। मेरी आंखें उसके कपोलों पर पूर्व परिचित बचपन की नटखट लाली को खोज रही थी, मगर अब तो जैसे उस लाली पर न की लावण्यता ने अपना माधुर्य बिखेर दिया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अब अधिक काली हो गई थी, और ऐसी लग रही थी जैसे लंबी लंबी उभरी पलकों की ओट में शराब का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। उसकी भौहें घनी हो गई थी, और अब उसमें अधिक बांकपन तथा तनाव आ गया था। उसके होंठ अधिक सुर्ख हो बीच में तनिक आगे को झुक गए थे। मैं कुछ देर तक छिपे छिपे उसे खोया सा देखता रहा। न जाने क्यों मेरे दिल में यह भाव उठ रहा था कि सुनैना यूं ही मेरे सामने अनजान सी बैठी रहती और मैं छिपे छिपे उसे देखता रहता। इतने में वह उठने को हुई। मेरे मुंह से सहसा निकल गया, सुनैना। उसने अचकचाकर मेरी ओर एक दृष्टि फेंकी और झट से माथे का आंचल चेहरे पर खींच लिया। मुझे लगा जैसे एक कांपती हुई विद्युत रेखा उसकी काली काली आंखों में चमकी और इसके पहले की उसकी चमक मेरी आंखों को चकाचौंध कर दे वह घूंघट में ही खो गई। मैं अनियंत्रित तसा उसकी ओर बढ़ गया। उसके बिल्कुल पास जा खड़ा हो बोला, सुनैना। वह कुछ सिकुड़ सी गई, जैसे लाज से और गड़ गई हो। मैंने सहसा कहा, सुनैना अब मुझसे भी शर्माने लगी। उसने तनिक सिर उठाकर घूंघट की ओर से मेरी ओर देखा। उसके होंठों पर एक मृदु मुस्कान थिरक रही थी, जिसमें अभी भी रूप का अभिमान नहीं था। वाह, तुम तो जैसे बचपन की सारी बातें भूल गई। वह नाचना और खेलना, वह हंसना और रूठना, वह खिंचना और रोना, तुम्हें अब कुछ भी याद नहीं, सुनैना। उसने घूंघट जरा पीछे खिसकाकर आंखें उठा मेरी ओर देखा। उन आंखों में जैसे बचपन की सारी कहानियां उभर आई हूं। तनिक देर के लिए हम आंखों में आंखें डाले बचपन की मीठी यादों में खो गए। आओ न, सुनैना। एक बार फिर हम हाथ में हाथ ले बचपन का गुजरा जमाना ताजा करें। गले से गला मिला बचपन के मधुर गीत एक बार फिर गा लें। न जाने वे आजादियां, वे रंगीन घड़ियां, वे प्यारी प्यारी मासूम बातें कब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। बचपन की याद में ही खोया सा मैं बोला, किशन र भैया। एक ठंडी आह लेकर उसने कहा, वे दिन तो अब बीत चुके भैया। मुझे जैसे बिजली छू गई। सहसा मुझे विश्वास न हुआ कि हम इतने बड़े हो गए हैं। मैंने अनायास ही झुककर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी कलाई की लाल लाल चूड़ियां खनखना उठी। उसके हाथ मेरे कांपते हाथ में कांप रहे थे। सारी देह में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। का अजीब तरह की थर्राहट भरी नजर से उसने मेरी ओर देखकर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, किशन भैया, छोड़ो मेरे हाथ। कहीं कोई देख न ले। मैंने उसका हाथ छूकर देखा, उसके गालों पर जैसे लाल लाल धारियों की जाली बन गई थी। उसके कान की लवें खून की तरह सुर्ख हो गई थी, और उन नीम मासूम आंखों में जैसे कोई भय थर्रा रहा था। तब मुझे लगा कि सुनैना अब वह नन्ही सुनैना न रही। मैं अपने दिल में एक अजीब सी गुदगुदाहट लिए वह से हटने को हुआ कि सुनैना ने फिर एक बार मेरी ओर आंखें तिरछी कर देखा। अब कि मुझे लगा कि उन नींदबाज आंखों में एक इशारा था, एक संदेशा था, एक हसरत थी। मैं मन ही मन मुस्कुराता वहां से हट गया। समय वर्ष पर वर्ष की तह लगाता रहा, लेकिन मेरे हृदय पर जो सुनैना का रूपमय चित्र खींच गया था, उसे वह धुंधला न कर सका। मैं अब यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था। जवानी जोश पर थी। आंखों में हमेशा नशा सा छाया रहता, और उस जोश और नशे की तह में सुनैना की मधुर यादें चुटकियां लिया करती। मैं स्वप्नों की दुनिया की कल्पना करता, सुनैना सपनों की परी बन मेरी आंखों में उतर आती। मैं दाम्पत्य जीवन की सोचता, सुनैना दुल्हन बनी घूंघट की ओर से झांक जाती।
मैं जीवन में प्रेम और सुख खोजता, सुनैना प्रेम की देवी बन अपना रूप माधुर्य लुटाती हुई मेरी आंखों के सामने थिरक उठती। मेरी भावनाएं सुनैना को केंद्र बना उसके चारों ओर मंडराया करती। खुदा खुदा करके गर्मियों की छुट्टियां आईं। अपने हृदय में सुनैना के प्रति कितने ही मीठे अरमान संजोए मैं घर आया। उम्मीद थी कि हमेशा की तरह सुनैना सुबह में अपनी माँ के साथ दूध देने आएगी। रात भर रंगीन सपनों में खोया रहा। सुबह हुई तो धकता हुआ हृदय लिए मैंने अपनी आंखें सुनैना की राह में बिछा दी। तरह तरह के मंसूबों के हुजूम में दिमाग उलझ रहा था। एक अजीब सी घबराहट की हालत तारी रही थी। कभी उठकर कमरे में टहलने लगता और कभी खिड़की के पास जा पूर्वे से आने वाली पगडंडी की ओर देखने लगता। सहसा नीचे से सुनैना की माँ की आवाज आई। मेरा कलेजा धक से कर गया। कमरे के दरवाजे से आंगन में एक उड़ती हुई दृष्टि फेंकी तो कोने में सुनैना की माँ उपले तोड़ रही थी। यह क्या? सुनैना की माँ तो कभी यह सब नहीं करती थी। मन में शंका उठी। बरामदे में आकर जो देखा तो सुनैना वहां कहीं नहीं थी। मुझे लगा जैसे मेरी आंखों के सामने गमक तारों भरे आकाश पर अचानक अंधकार का पर्दा पड़ गया। सुनैना क्यों नहीं आई? क्या हो गया उसे? कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई? तरह तरह के बेचैन करने वाले सवाल मेरे दिमाग में उठने लगे। सोचा उसकी माँ से पूछ, मगर हिम्मत न हुई। जाने क्या सोचे। एक जवान लड़का एक जवान लड़की के बारे में किसी से कुछ पूछे, इसका क्या मतलब? मतलब चाहे जो कुछ भी हो, जवानी एक ऐसी चीज है जिसे समाज शंका की नजर से देखता है, और जब उसे जरा भी सुबह हो जाता है तो वह जवानी के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर देता है। जवानी की कितनी उमंगों, कितनी चाहों, कितनी हसरतों को यह षड्यंत्र बेदर्दी से पामाल नहीं कर देता। दूसरी सुबह भी जब अपनी माँ के साथ सुनैना न आई तो मैं अत्यधिक व्याकुल हो उठा। अपने को अधिक रोक रखना मेरे लिए असंभव था। सुनैना से मिलने को मेरा दिल बेहद तड़प रहा था। मैं जानता था कि सुनैना और उसकी माँ के सिवा कोई और उसके घर में नहीं है। उसकी माँ को अभी गांव में दूध देने में घंटों लग जाएंगे। सुनैना अपने घर में अकेली होगी। सोचा तब तक क्यों न मैं ही उसके घर हो आऊं। यह ख्याल आना ही था कि मैंने चप्पल पहने और अम्मा की निगाह बचाकर घर से बाहर हो गया। सुबह का सुहावना समय था। पूर्वी क्षितिज के नीचे के सूरज की कोमल किरण निकलकर उषा की सिंदूरी साड़ी पर सुनहरी धारियां बन झलमल रही थी। पूर्वा हवा खरमा खरामा चल रही थी। वृक्ष की नव पल्लवित शाखाएं मंद मंद झूम रही थी। उनके पत्तों के हिलने से ऐसी आवाज आती थी जैसे हवा में कोई नदी कल कल करती धीरे धीरे बह रही हो। कभी कभी दूर से आती हुई कोयल की सुरीली कूक एक दुरागत झंकार की तरह उस सुनहले वातावरण में गूंज उठती थी। मैं कटे खेतों के बीच से बाहर का एक गीत गुनगुनाता हुआ चला जा रहा था। वहां पहुंचकर सुनैना के घर के दरवाजे पर कुंडी चढ़ी देखकर मैं अचकचा सा गया। मन सौ मन काए का मन हो गया। दिल की मचलती उमंगे जैसे आहत को फफड़ा उठी। तो क्या सुनैना कहीं चली गई? यह ख्याल आना ही था कि मुझे लगा जैसे अचानक मैं पहाड़ की चोटी से गहरे खड्ड में गिर गया हूं। मेरी आंखों में हठात आंसू आ गए। मेरे सपने एक एक कर मेरी धुंधली दृष्टि के सामने ही बिखरने लगे। किशन भैया, सहसा पीछे से एक सुरीली आवाज मेरे कानों से आ टकराई। मुझे लगा कि जिस धारा में मैं डूब रहा था उसी धारा ने अचानक मुझे एक टीले पर लाकर खड़ा कर दिया। मैंने मशीन की तरह मुड़कर देखा। सुनैना एक हाथ में भीगी साड़ी और दूसरे में कुछ डंठल सहित कमल के फूल लिए मेरे सामने एक वन देवी की तरह खड़ी थी। उसके भीगे बाल कंधों पर लहरा रहे थे और उनमें उसका निखरा हुआ चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे बरसती हुई सावन की काली घटाओं में पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा रहा हो। तुम शहर से कब आए, किशन भैया? आंखों में खुशी छलकाती हुई वह बोली। फिर मेरे हाथों में कमल के फूल थमाकर दरवाजे की कुंडी खोलने लगी। मैं तो परसों ही आ गया, कमल के फूलों से खेलते हुए मैंने कहा। 2 दिन तक तुम्हारे आने का इंतजार किया। जब तुम न आई तो आज खुद ही। मुझे क्या मालूम था भैया। बीच ही में दरवाजा खोलकर वह बोल पड़ी। अच्छा आओ। यह भी तो तुम्हारा ही घर है। अच्छा हुआ जो तुम ही आ गए। मुझे तो अब माँ कहीं आने जाने नहीं देती। कहो अच्छे रहना। घर के अंदर होते ही उत्तर में मैंने सिर हिला दिया। आंगन में एक खटोले पर मुझे बैठाकर सुनैना अंदर के एक कमरे में चली गई। थोड़ी देर में वह अपने बाल ठीक कर आई और एक छिपुली में कुछ मोतीचूर के लड्डू मेरे सामने खटोले पर रखकर तनिक शर्माई हुई बोली, लो किशन भैया, मुंह तो मीठा कर लो। ये लड्डू मैंने तुम्हारे लिए चुरा कर रखे थे। अच्छा, तो तुम्हें मालूम था कि मैं आऊंगा? तनिक विस्मय मिश्रित हर्ष से मैंने कहा। अगर तुम न भी आते
तो मैं एक न एक दिन तुम्हें इन लड्डुओं को खिलाने जरूर आती। कुछ खोई सी बोली वह। तो खिलाओ ना, मैं तनिक मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मुझे लगा कि उसकी आंखों की पलकें जैसे मुंद रही हैं और वह उन्हें बरबस खोले रहने का प्रयत्न कर रही है। सुनैना, अब बोल पड़ा मैं। सुनैना ने धीरे से हाथ बढ़ा एक लड्डू उठाकर मेरे मुंह की ओर बढ़ाया। उसके हाथ जैसे कांप गए। जल्दी में हाँ। उसने लड्डू मेरे मुंह में डाल हाथ खींच लिया और झटके से मुंह दूसरी ओर फेर लिया, जैसे दिल पर बहुत जोर देकर उसने यह सब किया हो। सुनैना, मैं आवेश में उसका हाथ पकड़ बोल पड़ा। मुंह में लड्डू जैसे पत्थर के टुकड़े की तरह गड़ रहा था। सुनैना ने धीरे से अपना मुंह मेरी ओर किया। मैंने देखा उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहकर गालों पर ढुलक रहे थे। सुनैना उठकर उसकी आंखें अपने हाथ से पोंछकर रुंधे स्वर में मैं बोला, यह क्या? कुछ नहीं भैया, खाओ तुम। सुनैना का आर्द्र स्वर कांप रहा था। इस तरह मुझसे खाया न जाएगा, तुमने इसे व्यर्थ ही मेरे मुंह में डाल दिया। मैं इसे फूंकने के लिए मैंने मुंह नीचे किया कि सुनैना कांपती हुई बोल पड़ी, नहीं नहीं भैया, ऐसा न करो। यह मेरी मंगनी की मिठाई है, मेरे सुहाग। वाक्य पूरा किए बिना ही वह मेरे मुंह पर अपना हाथ रखकर फाफक पड़ी। मेरे दिल की धड़कन जैसे एक क्षण को रुक गई। निर्जीव सा हो शून्य में अपनी फैली आंखें टिकाए वहीं बैठ गया। सुनैना मेरे मुंह पर हाथ रखे हुए ही फिर बोली, खा जाओ इसे भैया। मेरी अटकी पलकें धीरे से सुनैना की ओर मुड़ी। सकी आंखों से आंसू की धारें अविरल गति से बह रही थी। होंठ फक रहे थे, सारा शरीर कांप रहा था। मेरी आंखें तिलमिला गईं। मुझे लगा जैसे मैं किसी बवंडर में पड़ गया हूं और पवन चक्र के साथ जैसे मेरा सारा शरीर हवा में चक्कर लगा रहा है। सुनैना ने मेरा कंधा पकड़कर जोर से झकझोरा। मैं जैसे फिर धरती पर आ गया। कान में अब भी कुछ सनसना रहा था। दिमाग और आंखों के चारों ओर अंधकार का गोला कुम्हार के चक्र की तरह घूम रहा था। किशन भैया, सुनैना की विह्वल वाणी मेरे कानों से टकराई। अपने जंघे पर किसी कोमल चीज का दबाव सा मैंने अनुभव किया। हाथ बढ़ाया तो सुनैना के रेशमी बालों का स्पर्श हुआ। एक सिहरन सी मेरे सारे शरीर में व्याप्त हो गई। जाने कैसी भावना की लहर मेरे दिल में लहरा गई। आंखें खोली तो देखा सुनैना मेरे जानू पर सिर रखे सिसक रही थी। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी ही आंखों के सामने उसकी मांग में सिंदूर की लकीर खींच रहा है। मुझ पर एक पागलपन सा तारी होने लगा। मेरे हृदय में अब ईर्ष्या की आग सी भड़क गई। मैंने एक और मुंह में धुले हुए लड्डू को जोर से थूक दिया। सुनैना ने सिर उठाकर देखा। उसकी बरसती हुई आंखों से चमकती हुई एक दृष्टि निकली, जैसे बरसती हुई घटा में बिजली कौंध गई हो। मैंने अपने दोनों हाथों में सुनैना का मुंह मजबूती से ले अपनी ओर घुमाया। उसकी आंखों में जैसे शोला लपलपा रहा था। उसके नथु ने जैसे कांप रहे थे। लेकिन मैं तो जैसे और दुनिया में था। मेरे हृदय में ईर्ष्या की जलन और तेज हो रही थी। मेरी सांसें गर्म हो टूटने लगी। पिंडलियों में एक थर्राहट सी हुई। मैंने अपना सिर झुकाकर उसके मुंह को अपने मुंह की ओर खींचा कि वह हिरनी की तरह उछलकर अपनी आंखों से आग बरसाती मुझसे दूर जा खड़ी हुई। मैं आवेश में ही उसकी ओर लपका कि उसने दांत पीसकर कहा, किशन। मेरे पैर जैसे धरती से सट गए। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी आंखों में कहकर उसने अपनी आंखों पर हाथ रखे कमरे में जा दरवाजों को अंदर से बंद कर लिया। मेरी आंखों के सामने जैसे 14 तबक रोशन हो गए। लगा जैसे धरती फट रही है और मैं उसमें घुसा जा रहा हूँ। उफ, यह मैं क्या करने जा रहा था। मेरे ललाट से पसीने की धारें बह चली। देखिए वहां जो रोशनी दिखाई दे रही है न, वही मेरी झोपड़ी है, युवक ने मेरी ओर मुड़कर कहा। मैं जैसे एक भयंकर सपने से उचक सा गया। मेरा सारा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। मैंने उंगलियों से ललाट का पसीना पोंछा। हवा बिल्कुल बंद हो गई है। मालूम होता है कि फिर आंधी आएगी, युवक ने कहा। हाँ, बड़ी उमस है। मारे पसीने के जान निकल रही है। मैंने बाहों का पसीना पोंछते हुए कहा। और फिर अतीत में डूब गया। इस घटना ने मेरे जीवन में अपने ही प्रति एक विचित्र सा विक्षोभ भर दिया। अब मेरे जीवन में जो एक कभी अंत न होने वाली भटकन आ गई है, उसकी प्रेरणा इसी विक्षोभ से मुझे अनजाने रूप में मिली थी। यह विक्षोभ मेरे जीवन की सारी कोमल भावनाओं, प्रेम, सौंदर्य तथा सुख की कल्पनाओं को जैसे अपने में आत्मसात कर गया। 1 साल और बीत गया। अभी तक मैं अपने विवाह की बात टालता आ रहा था। मेरे BA पास करते ही अम्मा की जिद बढ़ गई। मेरे लिए विवाह में अब कोई आकर्षण नहीं रह गया था। पर अम्मा का मन तोड़ने की शक्ति मुझ में नहीं थी। उन्हें घर बसाने के लिए एक बहू चाहिए थी।
मेरा दिल तो जैसे हमेशा के लिए वीरान हो चुका था। उसे फिर कोई बसा सकेगा, इसकी कल्पना तक मेरे दिमाग में ना आती। फिर किसी के भी बहू बनकर अम्मा के घर में आने से मुझे क्या दिलचस्पी या गुरेज होती। आखिर एक दिन प्रेमा दुल्हन बनकर हिना की खुशबू बिखेरती हुई मेरे घर में आ गई। अम्मा की खुशी का ठिकाना न रहा चांद सी बहू पाकर। प्रेमा के रूप लावण्य ने घर के अंधेरे कोनों में चांदनी की सुषमा बिखेर दी। उसके नूपुरों की रुंझुन से घर का सूना वातावरण संगीतमय हो उठा। अम्मा के अरमान पूरे हुए, मगर प्रेमा की मद भरी आंखें मेरी सूखी आंखों में शराब न उड़ेल सकी। उसकी मृदु मुस्कान मां रे भावना शून्य हृदय में बिजली बनकर न उतर सकी। अगले साल मेरी M.A. की पढ़ाई शुरू हुई। इसी समय शेखर से मेरी जान पहचान हुई। वह साहसिकता, शौर्य और जांबाजी की अद्भुत कहानियां मुझे सुनाता। मुझे उसकी बातों में बड़ा मजा आता। घंटों हम एक साथ बैठकर राजनीति पर बातें करते और देश के दुर्दिन पर आठ आठ आंसू रोते। शेखर के हृदय में देश सेवा की सच्ची लगन थी। वह देश को आजाद देखना चाहता था, गरीबों को खुशहाल देखना चाहता था। उसकी हर बात दिल की इतनी गहराई से निकलती थी कि उसमें जादू का असर होता था। उसके कहने का ढंग इतना मार्मिक होता था कि उसकी बातें मेरे दिल व दिमाग पर छा जाती और सहसा कुछ कर गुजरने की एक तीव्र भावना मन में जागृत हो उठती थी। मुझे अब जीवन का मोह नहीं था, साधारण जीवन के सुख की आकांक्षा न थी। एक अंतर की प्रेरणा मुझे शेखर की ओर खींचने लगी। मेरी आंखों में भी जीवन उत्कर्ष के सपने पलने लगे। हृदय में देश सेवा की उमंगें जोर मारने लगी। आखिर एक दिन मैंने शेखर का हाथ पकड़कर कहा, शेखर, मुझे तुम्हारी राह पसंद है। तुम कोई योजना बनाओ, मैं जीवन पर्यंत तुम्हारा साथ दूंगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराया। फिर बोला, किशन, अग्निपथ पर कदम रखने के पहले अपने को अच्छी तरह तौल लो। ऐसा न हो कि क्रांति की ज्वालाओं को देखकर तुम्हारा हृदय कांप जाए और कदम लड़खड़ाने लगे। उसकी मुस्कान में मेरे यौवन के प्रति अवहेलना का भाव न था, बल्कि उसकी अपनी सफलता का अव्यक्त उल्लास था। मैं ताड़ गया। उसके कंधों को हाथों से पकड़कर मैं बोला, शेखर, मुझ पर विश्वास करो। मैं जवानी के नाम पर कलंक न लगने दूंगा। मुस्कराते हुए ज्वालाओं का आलिंगन करूंगा। उसने मेरी बात सुनकर हंसते हुए मेरी पीठ थपथपाई। फिर कहा, अच्छा, आज यूनिवर्सिटी के बाद मेरे साथ चलना। उसी शाम को उसके दल के नायक के साथ एक घने जंगल में मेरा परिचय हुआ। पत्र या पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद और साथियों के साथ मेरी भी प्रारंभिक तैयारी की शिक्षा शुरू हुई। साहसिकता के कार्यों, खतरे के प्रयोगों और जवानी के खेलों ने शरीर में असीम शक्ति, हृदय में अदम्य उत्साह और जवानी में बला का जोश भर दिया। जीवन में महान आकांक्षाओं का स्रोत फूट पड़ा। नेत्रों में शूरता का खून उतर आया। उमंगों से अंग फकने लगे। आखिर पूरे एक साल के बाद दीक्षा का समय आया। जीवन से जूझने वाले को परीक्षा का भय कैसा। बांध तोकर आगे प्रलयंकर वेग दिखाने के लिए धारा मचल रही थी। यूनिवर्सिटी से अलग हुआ। अम्मा और प्रेमा का संबंध सूत्र सदा के लिए कट गया। उसी रात अलग अलग हमारा दीक्षा संस्कार होने वाला था। मैं नायक के शिविर में अकेले भेजा गया। नायक की आंखों में स्थिर दृढ़ता और चेहरे पर गंभीर मुस्कान उसके पास खड़ी मशाल की रोशनी में चमक रही थी। उसने बैठे ही मेरी ओर रोबीली दृष्टि से देखा। मेरा सीना तंग गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, युवक, दीक्षा के लिए तैयार हो। मैंने मजबूत लहजे में कहा, हाँ। वह बिजली की तरह तड़प कर उठा और हाथ में मशाल ले मेरी ओर बढ़ाकर बोला, अपना बायां हाथ मशाल की ज्वाला में घुसेड़ दो। मैंने इनकलाब का नारा लगाया और तलवार की तरह अपना बायां हाथ मशाल की लिपटों में घुसेड़कर अडिग खड़ा हो गया। कलेजे की मजबूती के सामने आग पानी बन गई। 1 मिनट के बाद नायक ने मशाल हटाया। मेरी बाह वैसे ही तनी रही, शरीर वैसे ही अचल रहा, आंखें वैसे ही उठी रहीं। शाबाश कहकर नायक ने अपनी बगल से पिस्तौल निकाला और इनकलाब का नारा लगाकर हवा में फायर किया। मैंने सिर की एक जुम्बिश से उसका अभिवादन किया। उसने पिस्तौल मेरे कंधे से लटकाकर मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ मिलाया। मेरा पैर छपाक से पानी में पड़ गया। युवक मुड़कर मेरा बायां हाथ पकड़कर बोला, देखिए, गड्ढे में पानी भरा है। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। जरा इधर से मुड़कर आइए। अब थोड़ी दूर और चलना है। अच्छा। जैसे नशे में एक क्षण को होश में आकर पानी से पैर निकालते हुए मैंने कहा, और फिर नशे ही में डूब गया। 3 साल तक खून और आग से खेले हुए भयंकर खेल, आंधी और तूफान की खतरनाक जिंदगी, जोखिमों और आपत्तियों की हृदय हिला देने वाली घटनाएं मेरे स्मृति पट पर तारों की तरह जगमग जगमग करने लगी। हमारे फौलादी कदम जिधर भी उठ जाते, जमीन था ररा उठती।
हमारी लाल आंखें जिधर भी चमक जाती, कहर बपरा हो जाता। हमारे साथ आग की लपटें चलती थी, प्रलय का विध्वंस चलता था, वज्र का जय घोष होता था। इलाके की सरकार हमसे कांपती थी। गरीब खुश थे, अमीरों की जान पर बन आई थी। लूट और हत्या हमारा पेशा था। प्रेम और दया का हमारे लिए कोई अर्थ न था। किंतु उस दीर्घ, साहसिक और भयंकर जीवन रात्रि में भी एक तारा सदा मेरी आंखों के सामने चमका करता था। उससे मैं लाख आंखें बंद करता, पर उस तारे की चमक मेरी आंखों के सामने से न हटती। वह तारा सुनैना थी, उसे मैं कभी भूल न सका। एक रात की बात है, हम एक लंबा हाथ मारकर अलग अलग रास्तों से अपने गुप्त स्थान पर वापस लौटे। सब तो आ गए, किंतु नायक का अब तक पता न था। यह एक असाधारण बात थी, क्योंकि हमेशा वह सबसे पहले ही नियत स्थान पर पहुंच जाता था। हमने कुछ देर तक और इंतजार किया। सुबह तक जब वह वापस न आया, तो हमारा माथा ठनका। हमारा उपनायक गुप्त रूप से नायक का पता लगाने शहर गया। उसके लौटने पर पता चला कि नायक अचानक रात को ही गिरफ्तार हो गया है, और CID तथा पुलिस हमारे फिराक में भी सरगर्मी से काम कर रही है। हमने आदेश के लिए उपनायक की ओर देखा। उसने कुछ सोच विचार के बाद 6 महीने के लिए हमें तितर बितर होकर गुप्त रूप से जीवन व्यतीत करने की आज्ञा दी। फिर मिलने के लिए एक स्थान और समय नियत कर हम अलग अलग हो गए। 6 महीने बाद जब हम मिले, तो हमारे एक साथी ने बताया कि हमारे उपनायक के साथ साथ हमारे 3 और साथी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब क्या हो? हमने बहुत सोच विचार के बाद फिलहाल कोई कार्यक्रम बनाना उचित न समझकर दल के कार्यों को स्थगित कर देना ही ठीक समझा। जीवन धारा जैसे एक बहुत मजबूत चट्टान से टकराकर पीछे को मुड़ी। अम्मा की याद आई, बेचारी प्रेमा का ख्याल आया। जरा झुक जाइए, दरवाजा बहुत छोटा है। अपने घर के दरवाजे पर ठिठक कर युवक ने कहा। हाँ, मैं देख रहा हूँ। वर्तमान में आकर मैंने कहा, तुम चलो। क्षणों के अंदर सुनैना मेरे सामने होगी, यह सोचकर जैसे मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। किंतु इस वेश में नैना क्या मुझे पहचान सकेगी? युवक के पीछे पीछे मैं घर में दाखिल हुआ। सुनैना बड़ी बेचैनी के साथ युवक की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे देखते ही वह उससे कितने ही सवाल एक साथ पूछ बैठी। उन सवालों में सुनैना के प्रमय पत्नीत्व का जो रूप मेरी आंखों के सामने डोल गया, उससे मैं क्षण भर को विचलित सा हो गया। मैंने सोचा था, सुनैना अपने मन का पति न पाकर दुखमय जीवन काट रही होगी। उसके यौवन और सौंदर्य पर एक गहरी विषाद का छाया पड़ी रही होगी। उसके स्वस्थ शरीर हृदय की व्यथा से घुल गया होगा। किंतु ऐसी कोई बात न थी। इस सुनैना और 5 साल पहले की सुनैना में यदि कोई अंतर था, तो यह कि अब वह कुछ मोटी हो गई थी, और उसके हड़पन का स्थान शील और घर के उत्तरदायित्व ने ले लिया था। मैंने एक संतोष की सांस ली। थोड़े से शब्दों में ही युवक ने सुनैना के सारे प्रश्नों की बड़ी खूबी के साथ समाधान कर दिया। जहाँ प्रेम और विश्वास की छाया में जीवन बीतता है, वहाँ संदेह और कटुता का अंकुर कैसे फूट सकता है? सुनैना खुश खुश पास से एक लोटा उठा पानी लाने को मुड़ी कि युवक ने मेरी ओर घूमकर उससे कहा, मेरे साथ एक मेहमान भी हैं। नैना अचकचाकर मेरी ओर देखते हुए सिर का आंचल ठीक करने लगी। मैंने आंखें नीचे कर ली। आज मैं सुनैना के सामने पर पुरुष था। वे दिन क्या अब उसे याद होंगे, जब मुझे अकेले में देखकर उसे अपने आंचल के सरकने तक की सुधि न रहती थी। मेरे मन में पुरानी बातों को याद कर एक व्यथा सी उभर आई। दोनों ने यथाशक्ति हर तरह से मेरा सम्मान किया। मैं दूसरे दिन सुबह ही चला जाने वाला था, पर सुनैना की मीठी बातों में जो एक अव्यक्त आनंद का अनुभव कर रहा था, उसके कारण युवक से एक आध बार अपने जाने की बात कहकर भी उसके रोकने पर दूसरे दिन रुक गया। मैं खुश था कि सुनैना मुझे पहचान न सकी। आज इनके यहाँ मेरी तीसरी शाम थी। आज हमारा भोजन परसते समय सुनैना अधिक खुश मालूम पड़ती थी। उसकी आंखों की चमक में उसके हृदय का कोई छिपा हुआ उल्लास जैसे रह रहकर फूट पड़ता था। मैंने सोचा, कई दिन हो जाने से अब सुनैना की झिझक कम हो गई है। भोजन करके युवक के साथ ही मैं भी उठ पड़ा। युवक हाथ मुंह धोकर एक ओर खड़ा हो गया। सुनैना ने मुझे लोटे का पानी देकर युवक की गोद में मुन्ना को देते हुए न जाने क्या फुसफुसाया। युवक मुन्ना को गोद में लिए मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। नैना मेरे पास आ खड़ी हो गई। मैंने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर लोटा सुनैना की ओर बढ़ा बाहर जाने को पग बढ़ाया कि सुनैना बोल पड़ी, किशन भैया। मेरे हाथ से लोटा छूटकर धरती पर गिर पड़ा। मेरी हालत ठीक वही है जो कि पर्दानशीन युवती की सड़क पर चलते वक्त अचानक खुलकर सर से बुर्का गिर जाने पर होती है। मैं बंगले झांकने लगा। यह क्या भेष बना रखा है तुमने?
मेरा हाथ पकड़कर सुनैना बोली, सोचा होगा सुनैना पहचान न सकेगी, है न। मेरे सारे शरीर में एक कंप व्याप्त हो रही थी। यह वही शरीर था जिसकी भुजाएं लोहा, वक्षस्थल चट्टान, क्रोध आग की लपट, जो सरापा एक कहर था। उसने मेरा हाथ खींचकर कहा, आओ तनिक बैठो। मैं ने खटोले की ओर पांव बढ़ाते समय एक नजर बाहर दरवाजे की ओर फेंकी। उधर क्या देख रहे हो? अरे हाँ, तुमने उनसे क्यों अपने बारे में कुछ बताने को मना कर दिया था? मैं कुछ स्वस्थ हो खटोले पर बैठ गया। सुनैना मेरे पांवों के पास धरती पर बैठकर बोली, भैया कहाँ रहे इतने दिनों तक? भला कोई अपने लोगों को भी यूं भुला बैठता है? अपने ब्याह के 5 साल बाद किसी तरह उनसे कह सुनकर मैं अपने माँ के घर गई थी। क्या करती? वह एक पल को भी मुझसे अलग होने को तैयार ही नहीं होते थे। वह तो माँ के बीमार होने का समाचार आया तब उन्होंने जाने दिया। वहां जाने पर माँ से पता लगा कि तुम अपने ब्याह के बाद शहर पने गए। फिर तुम्हारी कोई खबर तब से न मिली। तुम्हारी अम्मा ने कई बार शहर में आदमी भी भेजे मगर तुम्हारा पता कहीं भी न लगा। आखिर उन्होंने अपना सिर पीट लिया। बेचारी भाभी रोते रोते निढाल हो गई। मुझे यह सब जानकर बड़ा दुख हुआ। माँ से कहकर मैं तुम्हारे यहाँ गई। वहां पूरे घर में मातम का सन्नाटा सा छाया था। तुम्हारी अम्मा तो जैसे तुम्हारे वियोग में दीवानी हो गई थी। रह रहकर किशन किशन कहकर वह चिल्ला पड़ती थी। कभी कभी भाभी को सामने देख उसे अपनी गोद में समेट उसके सिर पर अपना मुंह रख घंटों सिसक सिसक कर रोती रहती थी। कभी तुम्हारे कमरे में जाकर तुम्हारे छोड़े हुए कपड़ों और जूतों को बार बार छाती से लगा बिलख बिलख पड़ती थी। मुझसे उनका हाल कहते कहते सुनैना सिसक पड़ी। मेरे कलेजे में जैसे कुछ चुभने सा लगा। मेरे मस्तिष्क में अम्मा की करुण पुकार गूंजने लगी। मेरी आंखों से उनके प्यार की स्मृतियां आंसू की धारे बन बरस पड़ी। किशन भैया, तुम इतने निर्मोही कैसे हो गए? तुम तो ऐसे न थे। आंचल से अपनी आंखें पोंछकर सुनैना बोली, भाभी तुम्हारे वियोग में जैसे निर्जीव पत्थर की मूरत बन गई हैं। न बोलना, न हंसना, चुपचाप। पर न जाने शून्य में क्या देखा करती हैं। रात रात भर दिया जलाए तुम्हारी राह में अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगती हैं। कुछ न देख फिर जैसे समाधि लगाकर बैठ जाती हैं। विरह की आग में उनकी जलती हुई जवानी जैस बसंत के उपवन में आग की वर्षा हो रही हो, नहीं देखी जाती भैया। कहकर सुनैना अपनी दोनों आंखों को हाथों से ढंकती फफक पड़ी। मुझे लगा जैसे निरीह गुलाब की कली सी प्रेमा अनजाने में मेरे फौलादी हाथों में पटकर मसल गई हो। शादी के दिनों की भोली भाली मुस्कराती प्रेमा जैसे अपनी आंखों में असीम व्यथा के अश्रु भरे मेरे सामने खड़ी हो कह रही हो, बेदर्द मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरी उठती जवानी को एक बार छेकर जीवन भर बेदर्दी से तड़पने को छोड़ दिया। मेरा हृदय उसकी व्यथा की कल्पना मात्र से कांप गया। मैंने उठते हुए भर्राए स्वर में कहा, अच्छा सुनैना अब मैं जा रहा हूँ। जाते जाते मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे उस दिन के पागलपन को दिल से निकालकर मुझे माफ कर देना। शायद यह हमारी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। सुनैना ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर वह भीगे स्वर में बोली, किशन भैया तुम्हें मालूम न ही कि उस दिन तुम्हारे चले जाने पर मैं कितनी रोई और तड़पी थी। मेरे दिल में एक कसक अब तक बनी हुई है कि उस दिन अगर मैंने उस तरह तुम्हारा दिल न तोड़ा होता तो आज तुम्हारी अम्मा का बिलखना, भाभी का इस तरह तड़पना और तुम्हारे जीवन में यह भटकन तो न देखनी पड़ती। लेकिन मैं उस वक्त विवश थी किशन। मेरा शरीर मेरे पास दूसरे की अमानत के रूप में था। उस पर मेरा अधिकार नहीं रह गया था। नहीं तो जिसकी मोहिनी सूरत मैंने बचपन से अपने हृदय में बसा रखी थी, उसके चरणों पर इस शरीर का उत्सर्ग होना क्या मेरे लिए सौभाग्य की बात न होती। किंतु अब उन बातों को सोचने से क्या फायदा। आज मैं दूसरे की हूं और तुम देख रहे हो कि शभी हूं। मैं जानती हूं कि यह खुशी मेरे जीवन की सबसे बड़ी छलना है, फिर भी उनके भोले प्रेम की अवहेलना करने की मुझ में शक्ति नहीं है। भैया क्या मेरी ही तरह तुम भाभी के साथ खुश नहीं रह सकते? मैं जानती था कि तुम एक न एक दिन मेरे यहाँ अवश्य आओगे। मन ही मन मैंने प्रतिज्ञा भी की थी कि उस दिन तुम मुझसे जो भी चाहोगे मैं दूंगी, तुम्हारे टूटे दिल को जैसे भी हो सकेगा जोने का प्रयत्न करूंगी। फिर आंचल पसारक र तुमसे भाभी के उजड़े दिल की बस्ती बसाने की भीख मांगूंगी। किशन भैया आज वह सुनैना का शरीर भी तुम्हारे चरणों पर है। भले ही आज उनकी अमानत लुट जाए, मेरे जीवन की पवित्रता पर कलंक लग जाए, किंतु अब मैं तुम हे यूं दर दर भटकने न दूंगी। कहकर सुनैना गिड़गिड़ाती हुई मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मेरी आंखों के सामने जैसे एक स्वप्न आलोक खुल गया। वर्षों के सूने हृदय में जैसे सहसा भौरों की गुंजार भर गई।
जीवन आप में ही पूर्ण सा हो उठा। झुककर हाथों से सुनैना को उठाकर श्रद्धा भरे स्वर में मैंने कहा, सुनैना, तुम्हारे इस त्यागमय समर्पण में आज मुझे सब कुछ मिल गया। हृदय की जिस कांटे की चुभन को मैं अपने को ज्वाला में झोंककर भी न मिटा सका, आज उसे तुमने अपने हृदय के सच्चे स्नेह से सहलाकर सदा के लिए दूर कर दिया। मुझ अंधे की आंखों में आज तुमने जो ज्योति भर दी है, उससे मेरा जीवन पथ सदा आलोकित रहेगा। तुम खुश रहो। अम्मा को उसका बिछुड़ा लाल मिल जाएगा। प्रेमा का उजड़ा संसार बस जाएगा। कहकर मैंने पैर उठाया। किशन भैया, आज मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी खुश हूँ। कहते हुए विह्वल-सी सुनैना मुझसे लिपट गई। उसकी आंखों से हर्ष के आंसू बह चले। पगली, छोड़ेगी भी मुझे? कहकर मैंने उसके गालों को फूल के हाथ से थपथपा दिया। उसने अलग होकर कहा, तो कब जा रहे हो घर? अभी, इसी वक्त, इसी भेष में। मैं तुम्हें यूं न जाने दूंगी। मेरी नन्ही सी भाभी तुम्हें इस भेष में देखकर डर जाएगी। आज रात भर आराम कर लो, कल तुम्हें दूल्हा बनाकर भाभी के यहाँ उनके साथ भेज दूंगी। आओ चलो। उसने मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। उसके पीछे पीछे मैं मर्दानी झोपड़ी में आया। युवक सोए मुन्ना को गोद में लहराते हुए सुनैना की ओर मुस्कुरा कर देखते बोला, क्यों, मना लाए रूठे भैया को? और नहीं तो क्या, मेरा भैया तुम सा बुरा थोड़े ही है जो मेरा कहना न मानता। अच्छा, सो रहो, अब कल जाना है तुम्हें अपनी बहन के यहाँ। सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा युवक मुन्ना को चटाई पर सुलाते। सुनैना चली गई। दिन भर का मेहनत का मारा युवक मुन्ना को गोद में डूब काये मिनटों में ही गहरी निद्रा में डूब गया। पर मेरी आंखें वर्षों तक अंधकार के खोहों में मडराने के बाद जिस जीवन आलोक में खुल गई थी, अब एक क्षण को भी बंद न होना चाहती थी। मैं सोच रहा था कि मेरे जीवन की भटकन में भी एक बलवती प्रेरणा थी, जिसने आखिर मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया, जहां विरहिणी प्रेमा, जिसके जीवन की हर घड़ी इंतजार की घड़ी होगी, दीप जलाए बैठी हुई उसकी शिखा में मेरी तस्वीर देखती, मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। और शायद कह रही होगी, निर्दयी प्रीतम, तुम हो कि आते ही नहीं। रात भर मेरा दिया जलता रहता है। कितनी ही बत्तियां मैं तैयार कर रखती हूँ, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। एक एक कर न जाने कितनी बत्तियां जल जाती हैं, फिर भी तुम नहीं आते। निर्दयी प्रीतम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।